नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 11वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम अप्रैल महीने के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बसावा जयंती से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? प्रधानमंत्री ने बसावा जयंती के मौके पर देश के लोगों को ग्रीट किया, यानी शुभकामनाएं दी। बसावा जयंती की हम बात करें, 12वीं सेंचुरी के फिलोसफर और सोशल रिफॉर्मर विश्व गुरु बसवेश्वर की बर्थ एनिवर्सरी को बसावा जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान बसवेश्वर की हम बात करें, इनका जन्म हुआ था बेगावाड़ी में 1131 एडी में। आज तो देखो वैसे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिवाइड हो चुका है कर्नाटक का, लेकिन उस समय जो अनडिवाइडेड बीजापुर डिस्ट्रिक्ट था उसे बागेवाड़ी के नाम से जाना जाता था। संत बसवेश्वर ने 12वीं शताब्दी में लिंगायत सेक्ट को इस्टाब्लिश किया। अगर यूपीएससी पूछ लेती है लिंगायत सेक्ट का फाउंडर कौन है, आंसर होगा संत बसवेश्वर। देखो उस समय 12वीं शताब्दी में समाज में बहुत सारी सोशल एविल्स थी, जैसे गरीब और अमीर के बीच काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था। इसके अलावा जात पात भी काफ़ी ज़्यादा था, महिलाओं का स्टेटस हाई नहीं था। तो इन सभी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संत बसवेश्वर ने आवाज़ उठाई और इनका जो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन था वो कई सारे प्रिंसिपल पर आधारित था, जैसे अरीवू का मतलब है ट्रू नॉलेज, आचार का मतलब है राइट कंडक्ट, अनुभव का मतलब है डिवाइन एक्सपीरियंस। तो इन सब प्रिंसिपल्स के आधार पर रिफॉर्म लाने की कोशिश की संत बसवेश्वर ने। उस समय राजा हुआ करते थे 1157 से लेके 1167 एडी के बीच कलचुरी किंग बिजाला। इन्होंने संत बसवेश्वर को क्रानिका यानी अकाउंटेंट अपॉइंट किया, लेकिन बाद में एज ए प्राइम मिनिस्टर भी अपॉइंट किया गया था संत बसवेश्वर को किंग बिजाला के द्वारा। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अगर हम डिस्कस करें संत बसवेश्वर के बारे में, इनकी अप्रोच देखो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। कल्याण राज्य इस्टाब्लिश करने में इन्होंने वेलफेयर स्टेट इस्टाब्लिश किया, जिसमें सभी सिटीजन्स, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, कास्ट का हो, क्रीड का हो, सेक्स का हो, उनको एक नई स्टेटस, नया पोजीशन मिला। इन्होंने अनुभव मंटापा भी इस्टाब्लिश किया। ये एक फोरम था जिसमें उस समय जो सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल या फिर स्पिरिचुअल, रिलीजियस, पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया जाता था। समझ गए? इस अनुभव मंटापा प्लेटफॉर्म पर, फोरम पर हर तरह की प्रॉब्लम को डिस्कस किया जाता था। जैसे आज के समय में पार्लियामेंट में प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है, तो ये काइंड ऑफ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पार्लियामेंट थी इंडिया की, जहाँ पर वेलफेयर सोसाइटी के सिटीजन्स आते थे, बैठते थे और वेरियस प्रिंसिपल्स को और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। और सिटीजन्स यानी सरानाज की जो डिस्कशन होती थी उनको लिखा जाता था वचनास की फॉर्म में। वचनास जो हैं उनको सिंपल कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा जाता था। ये वचनास कन्नड़ लिटरेचर का पार्ट हैं। लास्ट में दो और छोटी सी इन्फॉर्मेशन, दो और प्रिंसिपल्स दिए गए थे संत बसवेश्वर के द्वारा। एक तो कायाका मतलब डिवाइन वर्क। संत बसवेश्वर के अनुसार हर एक इंडिविजुअल को वही जॉब करनी चाहिए जो उसकी पसंद हो, और उस जॉब को इंडिविजुअल के द्वारा पूरी सिंसियरिटी के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल दसोहा मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल वर्क के लिए इक्वल इनकम मिलनी चाहिए, यह था प्रिंसिपल दसोहा। जैसे देखो आज के समय में सेम काम किया जाता है वुमेन के द्वारा, मैन के द्वारा। ज़्यादातर जगहों पर तो मॉडर्नाइजेशन आ गया है, चीज़ें सही हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर वुमेन को कम वेजेस दिए जाते हैं, मैन को ज़्यादा दिए जाते हैं इक्वल वर्क के लिए। तो इस चीज़ के अगेंस्ट थे संत बसवेश्वर। 14 नवंबर 2015 को प्रधानमंत्री ने यूके में लंदन में संत बसवेश्वर के एक स्टैचू का इनाग्रेशन किया था। थेम्स रिवर के किनारे पर, लंदन से थेम्स रिवर गुजरती है और उसी नदी के किनारे पर संत बसवेश्वर का स्टैचू इनाग्रेट किया गया था प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गमोसा के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है
गमोसा का इस्तेमाल किया जा सकता है फेस को कवर करने के लिए, एज ए मास्क इस्तेमाल हो सकता है गमोसा का। ये देखो बड़े काम की चीज़ है असम के लोगों के लिए, मतलब इस गमोसा की सिग्निफिकेंस जो है बहुत ज़्यादा है असम के लोगों के लिए। पिछले साल के अंत में एक खबर आई थी कि इस गमोसा का इस्तेमाल किया जाएगा रेयर फ्रेश वाटर टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए। गमोसा देखो एक कॉटन का कपड़ा होता है जिसमें 3 ओर तो देखो रेड बॉर्डर होता है, ये देखो 3 ओर आपने देखा लाल कलर का बॉर्डर है और चौथी ओर ये फूल का डिजाइन बना हुआ है। जनरली इस प्रकार का होता है गमोसा, लेकिन डिजाइन थोड़ा वेरी भी कर सकता है। 2 प्रकार के होते हैं ये गमोसा, एक तो उकाउर प्लेन। इस उकाउर गमोसा का इस्तेमाल होता है पसीना सुखाने के लिए या फिर नहाने के बाद बॉडी को ड्राई करने के लिए। और दूसरे टाइप का गमोसा होता है फूलम, जिस पे देखो डेकोरेशन होती है, फूल छपे हुए होते हैं। इस फूलम गमोसा का इस्तेमाल होता है गिफ्ट देने के लिए। जैसे बिहू का फेस्टिवल है, फेस्टिवल के दौरान आपको किसी और को गिफ्ट देना है, तब इस फूलम गमोसा का इस्तेमाल होता है। सिग्निफिकेंस देखो काफ़ी ज़्यादा है गमोसा की। 1916 में असम छात्र सम्मेलन एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की गई थी, तो इनके द्वारा गमोसा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है असामीज नेशनलिज्म को शो करने के लिए। दूसरा, कल्चर की बात करें, फूलम गमोसा अगर पहना जाता है गर्दन के आसपास, तो इससे असम के जो लोग हैं अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को शो करते हैं। नेक्स्ट, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। इवन देखो 1979 से लेकर 1985 के बीच असम एजिटेशन जब हुआ था बाहर से आए हुए माइग्रेंट्स के अगेंस्ट, तब भी गमोसा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया था एज ए प्रोटेस्ट और एकजुटता को शो करने के लिए। इवन जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं असम में, जैसे उल्फा, इनके द्वारा भी गमोसा का इस्तेमाल काफ़ी किया जाता है। 2019 में यानी पिछले साल सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट काफ़ी विरोध किया गया असम के लोगों के द्वारा, तब भी गमोसा का काफ़ी उपयोग किया गया एकजुटता को शो करने के लिए और असम के कल्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया गमोसा के बारे में। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पत्ता चित्रा के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कोविड-19 की महामारी की वजह से पत्ता चित्रा के जो कारीगर हैं उनका लाइवलीहुड प्रभावित हुआ है। ये देखो उड़ीसा की क्लॉथ बेस्ड स्क्रोल पेंटिंग है और थोड़ी बहुत ये पेंटिंग वेस्ट बंगाल में भी देखी जाती है, मतलब वहाँ पर भी कारीगर हैं इस पेंटिंग को करने वाले। पत्ता का मतलब होता है क्लॉथ। संस्कृत में पत्ता का वर्ड संस्कृत में पत्ता वर्ड का मतलब होता है क्लॉथ और चित्र का मतलब होता है पिक्चर। तो कपड़े पर ये तस्वीर बनाई जाती है, इसे कहा जाता है पत्ता चित्र। हिंदू मिथोलॉजी की थीम पर आधारित पेंटिंग बनाई जाती है। स्पेशली जगन्नाथ और वैष्णव सेक्ट से इंस्पायर्ड पेंटिंग बनाई जाती है पत्ता चित्रा पेंटिंग में। और कई सारी पेंटिंग्स में नॉर्मल सीन्स भी देखने को मिलते हैं। होता क्या है पत्ता चित्रा पेंटिंग में, सबसे पहले देखो कपड़े पर एक पेस्ट लगाया जाता है, पूरे कपड़े को पोत दिया जाता है पेस्ट से, उसके बाद लेदर फिनिश दिया जाता है और लेदर फिनिश देने के बाद स्टोन कलर्स यानी जो नेचुरल कलर्स होते हैं वो फिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पत्ता चित्रा पेंटिंग तैयार की जाती है। एक काम करते हैं, आप इस प्रकार की जो लोकल पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी रिवाइज कर लीजिए। आगे देखिए कुछ रीजनल पेंटिंग्स जो फेमस हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले है मधुबनी पेंटिंग्स। मधुबनी पेंटिंग्स जो है देखिए एक बिहार की पेंटिंग है, मिथिला रीजन की ये पेंटिंग है और काफ़ी सारे फीचर्स दिखाती है ये पेंटिंग्स, जैसे हिंदू देवी देवताएं या फिर मिथोलॉजिकल सीन्स या फिर शादी की तस्वीरें या फिर इरोटिकल सीन्स, ये सब चीज़ों को दिखाया जाता है मधुबनी पेंटिंग्स में। मेनली जो पेंटिंग की जाती है महिलाएं यानी फीमेल्स के द्वारा की जाती है। और देखिए पहले तो ये मूरल पेंटिंग्स यानी दीवारों पे पेंटिंग की जाती थी, लेकिन 1967 में एक अकाल पड़ा था वहाँ पे, तो 1967 के बाद में जो पेंटिंग्स एक प्रकार से एंटरटेनमेंट के लिए की जाती थी, 1967 के बाद में कॉमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो गया इन पेंटिंग्स का, इसलिए पेपर्स पे भी की जाने लगी ये पेंटिंग। एक मेन फीचर ये है कि देखिए मधुबनी पेंटिंग्स में कोई भी जो चीज़ है वो खाली नहीं छोड़ी जाती, जो भी खाली स्थान होता है उसको फिल कर दिया जाता है, या फिर नेचर से या फिर
एनिमल्स की सहायता से, यानी फ्लोरा एंड फोना की सहायता से बचे हुए स्थान को फिल कर दिया जाता है। ये मधुबनी पेंटिंग्स का इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखिएगा। उसके अलावा देखिए वर्ली पेंटिंग्स। वर्ली पेंटिंग्स पहले तो आप ये याद रखिएगा कहाँ की है, महाराष्ट्र के ट्राइबल कल्चर को चित्रित करती है वर्ली पेंटिंग्स, तो महाराष्ट्र की है। इसमें देखिए डेली लाइफ सीन्स को दिखाया जाता है, ये देखिए डेली लाइफ सीन्स को दिखाया जाता है, और जो मटेरियल यूज होता है वो गाय का गोबर बैकग्राउंड में यूज होता है, काउडंग यूज होता है। ट्राइबल इलाकों की पेंटिंग्स है तो देखिए ट्राइबल्स लोग तो गांव के गोबर को यूज करेंगे पेंटिंग बनाने के लिए। इसके अलावा राइस के पेस्ट को भी यूज होता है इस पेंटिंग में, तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। आगे देखिए जो पेंटिंग है वो है मंजूसा पेंटिंग। यहाँ पे देखिए मंजूसा पेंटिंग कहाँ गई, एक सेकेंड, ये रही मंजूसा पेंटिंग्स। देखिए भागलपुर जो रीजन है बिहार का, वहां की ये पेंटिंग है। अंगिका आर्ट भी इसे कहते हैं। स्नेक, ये देखिए सांप को काफी ज्यादा दिखाया जाता है इस पेंटिंग में, इसलिए इसे स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं, अंगिका पेंटिंग भी कहते हैं। जूट और पेपर पे पेंटिंग की जाती थी, जूट और पेपर पे। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं मंजूसा के। कहाँ होती है, तो ये होती है भागलपुर जो रीजन है बिहार का। अंगिका आर्ट भी कहते हैं, स्नेक का काफी ज्यादा यूज होता है, जूट और पेपर पे पेंटिंग होती है। उसके अलावा देखिए पटुआ जो पेंटिंग्स हैं, उसके अलावा एक और भी थी, एक सेकेंड, ये देखिए पटना कलाम पेंटिंग्स। पटना कलाम पेंटिंग्स देखिए इस पेंटिंग पे मुगल इन्फ्लुएंस है काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कॉमन मैंस और डेली लाइफ के सीन्स देखने को मिलते हैं इस पेंटिंग में। पटना कलाम नाम से ही जाहिर है कि पटना रीजन की ये पेंटिंग है। फेमस पेंटर्स कौन से हैं, फेमस पेंटर्स का नाम ले तो देखिए सेवाकराम या फिर हंसलाल, ये जो हैं वो फेमस पेंटर्स हैं। उसके बाद में आता है बाजार पेंटिंग्स। बाजार पेंटिंग्स में देखिए यूरोपियन इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है, और रोमन और ग्रीक स्टैचूज भी देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल बाजार लगता था, बंगाल की पेंटिंग है, बंगाल में जो नॉर्मल बाजार लगता था वहां की ये पेंटिंग से रिलीजियस थीम्स भी कई बार देखने को मिलती थी, और कोर्ट सीन्स भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो ये याद रखिएगा बाजार पेंटिंग्स कहाँ की है, बंगाल की है। क्या दिखाती है, रिलीजियस थीम्स या फिर बाजार को दिखाती है, या फिर कोर्ट्स में ब्रिटिश के सामने जो डांसिंग होती है उसी को भी ये दिखाती है। उसके बाद में आती है पटुआ पेंटिंग्स। पटुआ पेंटिंग्स की बात करें तो देखिए ये भी बंगाल की पेंटिंग है। बंगाल के अंदर में जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे, याद रखिएगा, बंगाल के अंदर में जो मुर्शिदाबाद के नवाब थे उनके द्वारा ये पेंटिंग प्रमोट की गई थी। उन्होंने मेनली देखिए जो हमारे हिंदू मिथोलॉजिकल के जो थीम्स थी या फिर जो टेल्स थे उनको चित्रित किया पेंटिंग्स पे और उनको प्रमोट किया। 19वीं शताब्दी में पेंटिंग देखने को मिलती है, और ये है पटुआ पेंटिंग। उसके बाद में देखिए कालीघाट पेंटिंग भी फेमस है। कालीघाट कलकत्ता के पास में एक टेंपल है, कालीघाट टेंपल। वहां पे कई तरह के आर्टिस्ट जुड़ते थे और पेंटिंग करते थे कई चीज़ों पे, पेपर पे या फिर किसी भी चीज़ पे वो पेंटिंग करते थे, और काफ़ी तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी उस पेंटिंग्स में, जैसे कि आप कह सकते हैं रॉयल सीन्स या फिर जो नेचर के सीन्स हैं, या फिर लॉयंस, एक प्रकार से जब बिल्ली डरी हुई है शेर से, ये सब चीज़ें यानी नॉर्मल चीज़ें दिखाई जाती थी कालीघाट पेंटिंग्स में। और दूसरा देखिए जो लाइन्स होती थी वो काफ़ी डेकोरेटिव होती थी कालीघाट पेंटिंग्स में। उसके बाद में कौन सी पेंटिंग आती है, उसके बाद में देखिए पेंटिंग आती है पिछवाई पेंटिंग्स। पिछवाई पेंटिंग्स की बात अगर करें तो देखिए ये राजस्थान की पेंटिंग है और टेंपल आर्ट है, यानी टेंपल आर्ट है, टेंपल के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी पिछवाई पेंटिंग से। और एक कपड़े पे जो ये राधा कृष्णा और ये सब जो चीज़ें हैं वो चित्रित की जाती थी पिछवाई पेंटिंग। तो 2-3 चीज़ें याद रखिएगा, टेंपल आर्ट है और राजस्थान की है, और जो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड, हिंदू धर्म से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चित्रित की जाती थी पिछवाई पेंटिंग्स में। उसके बाद में आती है देखिए फाड़ पेंटिंग्स। फाड़ पेंटिंग्स भी पिछवाई पेंटिंग्स की तरह राजस्थान की है, और यह भी ठीक उसी तरह एक प्रकार से जो हिंदू ट्रेडिशन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो दर्शाई जाती थी, जोशीस के द्वारा ये पेंटिंग की जाती थी। और इसके अलावा देखिए जो पुराने उस टाइम पे जो रीजनल टेल्स थे या फिर हीरोइक टेल्स थे वहाँ पे जहाँ पे पेंटिंग की जाती थी राजस्थान में, उनको भी चित्रित किया जाता था। जैसे लोकल कोई कहानी फेमस है, कोई फेमस स्टोरी है, उन सब चीज़ों को चित्रित किया जाता था जोशीस के द्वारा। उसके बाद में आती है देखिए पत्ताचित्रा पेंटिंग। पत्ताचित्रा पेंटिंग सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा उड़ीसा की ये पेंटिंग है, उड़ीसा, और ये भी कपड़े पे की जाती है। कपड़े पे देखिए पूरे कपड़े को एक प्रकार से पेस्ट से पोत दिया जाता है, और उसके बाद में कपड़े को पेस्ट से पोतने के बाद में लेदर का फिनिश दिया जाता है, और बाद में स्टोन कलर्स का यूज होता है इस पेंटिंग पे। तो याद रखिएगा, एक तो पहले सबसे पहले कपड़े को पोत दिया, फिर उसको लेदर का फिनिश दिया, और बाद में उसे स्टोन कलर्स उसमें फिल कर दिए गए। और पत्ताचित्रा जो पेंटिंग्स हैं वो उड़ीसा की पेंटिंग्स हैं, और किस बारे में की जाती है, वही हिंदू ट्रेडिशन, देवी देवताओं या फिर नॉर्मल सीन्स भी, नॉर्मल जो डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी। उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट पेंटिंग है वो है हमारी कलमकारी पेंटिंग्स। कलमकारी पेंटिंग्स पे तो क्वेश्चन भी पूछा गया था हमारा 2015 के अंदर में। देखिए ये साउथ इंडिया की पेंटिंग है और मेनली साड़ी पे की जाती है, और साड़ी में देखिए इस पे इंडिगो या फिर दूसरे जो वेजिटेबल डाइज हैं वो यूज किए जाते हैं।
और या फिर रामायण या महाभारत के जो मिथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको भी प्रदर्शित किया जाता है क्लॉथ के ऊपर में। नेक्स्ट आर्टिकल थ्रीसर पूरम फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कोविड-19 महामारी के कारण थ्रीसर पूरम फेस्टिवल ये 3 मई को होना था, इसे अब कैंसिल कर दिया गया है। ये देखो पहली बार है थ्रीसर पूरम फेस्टिवल कैंसिल हुआ है। मतलब जब से ये फेस्टिवल स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक ये फेस्टिवल कभी भी कैंसिल नहीं हुआ है। हम जानकारी डिस्कस करें इस थ्रीसर पूरम फेस्टिवल के बारे में। इसे केरला में मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ये फेस्टिवल देखो 7 दिनों का होता है। मलयालम मंथ मेडाम में ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है। कौन से मंथ? मेदाम। मेदाम जो है ये मलयालम मंथ है। देखो 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक लगातार इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया जाता रहा है। इतिहास जो है इस फेस्टिवल का वो 200 साल पुराना है। शुरुआत में सबसे पहली बार ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया था राजा रमा वर्मा के द्वारा, जिन्हें फेमसली सक्थान थम्पुरन के नाम से भी जाना जाता था। ये कोची के महाराज थे 1790 से लेकर 1805 के बीच में। इस थ्रीसर पूरम फेस्टिवल में कौन कौन से मेन टेम्पल्स पार्टिसिपेट करते हैं? एक तो देखो पैरा मेकावू देवी टेम्पल, और दूसरा मेन टेम्पल जो पार्टिसिपेट करता है इस थ्रीसर पूरम फेस्टिवल में थिरुवंबादी श्री कृष्णा टेम्पल। इन दोनों टेम्पल्स को वेदाकुनथन टेम्पल के जो मेन डीटी हैं भगवान शिव, इनको श्रद्धा अर्पित करनी होती है। तो ये दोनों टेम्पल्स पैरामेकावू देवी टेम्पल और थिरुवंबादी श्री कृष्णा टेम्पल, ये दोनों आपस में कॉम्पिटिट करते हैं। एक यात्रा निकाली जाती है जिसमें हाथी पार्टिसिपेट करते हैं। छठे दिन ये यात्रा निकलती है। दोनों टेम्पल्स अपनी अपनी यात्रा निकालते हैं जिसमें हाथी पार्टिसिपेट करते हैं और बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं इस यात्रा में। पटाखे वगैरह छोड़े जाते हैं, हाथियों को डेकोरेट किया जाता है, आप देख सकते हो तस्वीरों में। तो बड़े स्केल पर यह फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है, इसीलिए इसे मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस यूपीएससी के द्वारा काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, बताना है कौन सी जगह कौन से राज्य में है। थ्रीसर क्या तमिलनाडु में है? महाबलेश्वर क्या गुजरात में है? माउंट आबू राजस्थान में है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है? इस प्रकार का क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2-3 दफा पूछा जा चुका है। थ्रीसर देखो तमिलनाडु में नहीं है, जैसा अभी हमने डिस्कस किया, ये केरला में है। महाबलेश्वर आपको पता है गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र में है, वेस्टर्न घाट में है, जहाँ से एक फेमस रिवर निकलती है। आप बताइए कौन सी? कृष्णा। कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है महाबलेश्वर से, ये महाराष्ट्र में है। तो 1 और 2 गलत हो जाते हैं। 1 और 2 अगर आपने गलत कर दिए, आपको पता लग गया, रियलाइज हो गया कि पहला और दूसरा जो ये स्टेटमेंट है गलत है, तो फिर एक ही ऑप्शन आपके सामने बचता है बी, 3 and 4 ओनली। माउंट आबू देखो राजस्थान में है, एकमात्र हिल स्टेशन है राजस्थान में, यहाँ भी काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। श्रीशैलम ये भी आंध्र प्रदेश में है, नालामाला हिल्स में है ये श्रीशैलम। चलते हैं आगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड हेरिटेज डे के बारे में है। हर साल 18 अप्रैल का जो दिन है वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है, ताकि विभिन्न कम्युनिटीज़ में वर्ल्ड की जो हेरिटेज साइट्स हैं, जो विरासत है वर्ल्ड की, उसके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज डे की थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थोड़ी और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करते हैं। देखो हमारे देश में टोटल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं 38। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो छठे नंबर पे हमारे देश में सबसे ज़्यादा हेरिटेज साइट्स हैं। 1982 में इंडियन काउंसिल ऑन मोनूमेंट्स एंड साइट्स के द्वारा अनाउंस किया गया था कि 18 अप्रैल का दिन वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाए, और इसको अप्रूवल दे दिया गया यूनेस्को की जनरल असेंबली के द्वारा 1983 में। एम ये था अप्रूवल देने का, जो मानव जाति की कल्चरल हेरिटेज हैं
इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। और देखो, ह्यूमन हेरिटेज को कंजर्व करने की दिशा में और ज़्यादा एफर्ट्स लगाए जा सकें। हेरिटेज साइट देखो मैन मेड भी हो सकती है, नेचुरल भी हो सकती है और मिक्स्ड भी हो सकती है। अगर यूपीएससी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ लेती है, क्या सिर्फ मैन मेड साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है या फिर सिर्फ नेचुरल साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट्स गलत हो जाएंगी। कोई भी साइट हो, चाहे वो मैन मेड हो, नेचुरल हो या फिर मिक्स्ड हो, उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ये जो साइट्स हैं इन्हें ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस एंड यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। मेनली देखो, उन साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाता है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की हैं, जिनको कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना पूरी मानवता के लिए इम्पोर्टेंट है, मानव जाति के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसी साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।